जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है और मैं सोच रहा हूँ पिज्जा खाने का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। हाँ, 10 रुपए मेरे पास है और मैं सोच रहा हूँ समोसा खाने का, ब्रेड पकौड़ा खाने का, कुरकुरे खाने का, तो मैं खरीद सकता हूँ और खा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इसके दो वजह हैं। सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने में चाहिए होता है। एंड देन सेकेंड है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक लेवल में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो चलो देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक कार्य के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब जितना हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके मैं कौन से गोल को अचीव कर सकता हूं, उसके हिसाब से हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अवेलेबल रिसोर्सेज से हमारा जो सेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ही ना हो पाए। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए है और मैं सोच रहा हूँ पिज्जा खाने का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। हाँ, 10 रुपए मेरे पास है और मैं सोच रहा हूँ समोसा खाने का, ब्रेड पकौड़ा खाने का, कुरकुरे खाने का, तो मैं खरीद सकता हूँ और खा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बिना कोऑर्डिनेशन के इनइफेक्टिव है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज इनइफेक्टिव इफ देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें काम को देख करके ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए कि हमारे पास कैसा काम है और उस काम को करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए और कितने डिविजन्स चाहिए, कौन कौन सी मशीनरीज चाहिए और कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक काम सही रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, क्रमशः रूप से चल सके, हो सके और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। उसी के हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू द रिक्वायर्ड स्किल। जो रिक्वायर्ड स्किल है, जिस जॉब पोजीशन के लिए हम स्टाफिंग कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस जॉब पोजीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट स्किल्स है, क्या रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है, एंड एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सिलेक्टेड टू परफॉर्म अ जॉब। और जो व्यक्ति जॉब को परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, उसकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे क्या उस पर्सन की एबिलिटीज मैच खाती हैं, तब हमारे अंदर स्टाफिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर हम सीए के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें सीए एफिलिएटेड ही बंदा चाहिए जिसका हम अपॉइंटमेंट करेंगे या रिक्रूटमेंट करेंगे। अब सीए पोस्ट के लिए मैं 10th ग्रेड पास बच्चे को अगर रखता हूं, तो इसके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। वही यहां पर बोला जा रहा है कि रिक्वायर्ड स्किल और सिलेक्टेड इंडिविजुअल की एबिलिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड हैव नो वर्क। मतलब कि डायरेक्टिंग पॉसिबल ही नहीं है बिना कोऑर्डिनेशन के, और इसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा बिना कोऑर्डिनेशन के। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट का काम होता है, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने चाहिए, कोऑपरेट करने चाहिए, तभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। इसीलिए डायरेक्टिंग इम्पॉसिबल है, इसका कोई भी कीमत नहीं है बिना कोऑर्डिनेशन के सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर फ्रूटफुल। कोऑर्डिनेशन ही बताता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। इसका मतलब
और कंट्रोलिंग करते समय हम क्या करते हैं, जो प्लांट परफॉर्मेंस होता है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया है कि पर डे का गोल 10,000 रुपए होगा तो 10,000 की सेल्स रोज होनी चाहिए, एक्चुअल सेल्स भी रोज होनी चाहिए। इसका जो प्लान है और जो एक्चुअल है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस बराबर होनी चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। कंट्रोलिंग ही हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। तो ये थे, इसका मतलब हर एक फंक्शन में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हर एक लेवल में भी चाहिए, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, टॉप, मिडिल, लोअर, हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कैसे? टॉप लेवल, ये ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और हर एक एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डिसिप्लिन डिसाइड करता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखता है और मिडिल, लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी देखता है और पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखता है। इसीलिए टॉप लेवल इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, कीपिंग इन व्यू द डिजायर्ड गोल। ये अपने ध्यान में रखता है कि हमें किस गोल पर पहुंचना है और उसी के हिसाब से क्या करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। सेकंड है मिडिल लेवल, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मिडिल लेवल के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और ये सभी डिपार्टमेंटल हेड्स अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं। देन लोअर लेवल, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स फॉर अचीविंग गोल। लोअर लेवल मैनेजमेंट ही होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर से अटैच होते हैं और वर्कर्स ही होते हैं जो फिजिकली काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, मतलब कि तीनों लेवल्स पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए और सभी फंक्शंस में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो चलो समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन को, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रोथ इन साइज, कैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को क्या करता है, एम्प्लॉयड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो सभी जो एम्प्लॉयज हैं जो भारी मात्रा में काम कर रहे हैं वो अलग अलग प्लेस से आए हैं, उनकी अलग अलग सोच है, दे बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, हर डिफरेंट इंटरेस्ट, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग इटीसी। तो उनकी अलग सोच है, अलग अंडरस्टैंडिंग्स है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सभी एम्प्लॉयज को यदि एक गोल की ओर लेकर के चलना है, एक कॉमन गोल की ओर लेकर के चलना है, तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए होगा। ये आवश्यक हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है, जिससे कि हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना 100% एफर्ट दे सके और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल टाइम से अचीव कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफाई कर सके, बड़ा कर सके और ग्रोथ कर सके। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल्स का एफर्ट जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ इन साइज लाने के लिए कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज के बीच में लाना जरूरी होगा। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर डिफरेंट डिविजन्स होते हैं एंड देन अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं काम करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग ऑब्जेक्टिव सेट होती है और वो उसको अचीव करने के लिए अलग स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड भी बना करके चलते हैं। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर रॉ मटेरियल टाइम से परचेज नहीं किया गया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइम से प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा।
और सेल्स डिपार्टमेंट को यदि टाइम से फाइनल गुड्स नहीं मिले, आउटपुट नहीं मिले, तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग मेथड से काम करता है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इसीलिए इन सभी एक्टिविटीज के अंदर, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और ये कोऑर्डिनेशन कौन बिठाएगा? ये कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे जो मैनेजर्स होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। नहीं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि यदि सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ तो वहां पर जो हेड होगा वो पूछेगा कि भाई सेल्स कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, तो वो ब्लेम करेगा किसको? वो ब्लेम करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जब पूछा जाएगा कि आपने प्रोडक्शन टाइमली क्यों नहीं दिया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम करेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि इन्होंने रॉ मटेरियल सही टाइम पर परचेज करके नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकती हैं। इसीलिए इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है, जरूरी है, जिससे कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। देन है स्पेशलाइजेशन। आज इस दौर में, मॉडर्नाइजेशन के दौर में, हर एक इंडिविजुअल, हर एक एम्प्लॉय यही चाहता है कि मैं किसी एक काम में पारंगत हूं, मैं किसी एक काम में स्पेशलिस्ट बनूं और उसी वो फोकस करता है। जो एम्प्लॉय एक ही काम को लगातार करता हुआ आता है और वो उस काम में स्पेशलिस्ट होता है, वो अपने आप को अलग तरीके से बिहेव करने लगता है या अलग तरीके से सोचने लगता है। यूजुअली ऐसा ही होता है। जैसे कि दे आर क्वालिफाइड, वो सोचते हैं कि हम क्वालिफाइड है, हम परफेक्ट हैं, हम एबल टू जज द सिचुएशन, हम जो भी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको जज करने के लिए योग्य हैं। हमें किसी की सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो जो स्पेशलाइजेशन होता है वो स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय या स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय किसी की भी एडवाइस को सुनता नहीं है, किसी की सलाह को सुनता नहीं है, वो इसको इग्नोर करता है। लेकिन यहां पर फिर से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इन सभी स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज के बीच में इस्टेब्लिश करनी होती है, जिससे कि ये सभी स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज के एफर्ट को कोऑर्डिनेट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके एफर्ट्स को एक वैल्यूएबल परफॉर्मर के रूप में यूज किया जा सके। ये इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक डिपार्टमेंट्स को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाए। तो ये तुम्हारा चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर तुमने मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सारी बातें समझी। एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यही पढ़ा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन आज की डेट में कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का 6th फंक्शन माना जाता है और ये भूल मैनेजमेंट कभी नहीं कर सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन को स्किप कर दे, कोऑर्डिनेशन को हटा दे। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इससे थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर के आए और अच्छा आपके लिए करें, हमें सपोर्ट करें। इतना ही अच्छा है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ।